हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों हमारी वीडियो पर लास्ट तक ज़रूर बने रहिए और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। नेपाल पोखरा से जोमसोम जा रहा यात्री विमान लापता, सुबह 10:30 बजे से संपर्क नहीं, 4 भारतीय भी सवार। तो दोस्तों नेपाल से पोखरा में जोमसोम जा रहा यात्री विमान लापता हो गया है। इस विमान में क्रू मेंबर समेत 22 लोग सवार थे, जिसमें 4 भारतीय बताए जा रहे हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि सुबह 10:30 बजे से विमान से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। तो दोस्तों द काठमांडू पोस्ट के मुताबिक पोखरा से 19 यात्रियों को लेकर यह विमान उड़ा था। वहीं जोमसोम एयरपोर्ट के ट्रैफिक कंट्रोलर ने कहा कि घासा में एक तेज धमाके की रिपोर्ट सामने आई है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों उस क्षेत्र में हेलीकॉप्टर भेजा गया है जहां आखिरी बार संपर्क किया गया था। अंतिम संपर्क लेटे पास में हुआ था। इस यात्री विमान में 13 नेपाली, 4 भारतीय, 2 जर्मन और चालक दल के 3 सदस्य सवार थे। तो दोस्तों तारा एयर के प्रवक्ता सुदर्शन बारतोला ने भी पुष्टि की है कि विमान लापता हो गया है और तलाशी अभियान जारी है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। यूपी में सड़कों पर नहीं होगी नमाज, हजारों लाउड स्पीकर की आवाजें थमी, बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। तो दोस्तों यूपी के मुख्यमंत्री नमाज और लाउड स्पीकरों की तेज आवाज को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो दोस्तों सीएम योगी ने कहा है कि अब यूपी में सड़क पर नमाज नहीं होगी। सीएम योगी ने यह भी कहा है कि यूपी की सड़कों पर अब धार्मिक आयोजन नहीं होते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यह पहली बार हो रहा है कि सड़कों पर नमाज बंद है। राज्य में सिर्फ धार्मिक स्थलों पर ही ऐसे कार्यक्रम होंगे। धार्मिक स्थलों पर अब शोर भी बंद हो चुका है। वही हमारी सरकार में राज्य दंगा मुक्त हुआ है। तो दोस्तों सीएम योगी ने अपने संबोधन में यह भी कहा है कि राज्य में करीब सैकड़ों लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। 60,000 से ज्यादा लाउड स्पीकरों की आवाज यानी वॉल्यूम कम हुआ है। तो दोस्तों यूपी में अब दंगे इसलिए भी नहीं होते क्योंकि पहले के जमाने में माइक भी दंगों को भड़काने का बड़ा रोल निभाता था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। केरल पहुंचा मानसून, समय से 3 दिन पहले ही दे दी दस्तक, मौसम विभाग ने दिया यह अपडेट। तो दोस्तों आपको बता दें कि मानसून को लेकर मौसम विभाग का अनुमान सटीक साबित हुआ है। तो दोस्तों आज 29 मई को मानसून ने केरल में एंट्री ले ली है। आईएमडी के मुताबिक सामान्य समय से 3 दिन पहले ही मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है। तो दोस्तों मौसम विभाग के मुताबिक अब आने वाले दिनों में केरल के बाकी इलाकों के साथ साथ तटीय कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी मानसून का सिस्टम आगे बढ़ेगा। बता दें कि आपको मौसम विभाग ने पहले अनुमान लगाया था कि बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान आसानी के प्रभाव से इस बार मानसून समय से पहले ही केरला पहुंचेगा। इसी के साथ दोस्तों मानसून के एंट्री के साथ ही मौसम विभाग ने 29 मई से 1 जून के दौरान केरल में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं लक्षद्वीप में 30 मई को भारी बारिश हो सकती है। तो दोस्तों मौसम विभाग की माने तो आज बिहार और झारखंड के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं बिहार और झारखंड में अगले कुछ दिनों तक बारिश और आंधी तूफान की संभावनाएं हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारत में कोविड-19 के केसों में 5% का उछाल, पिछले 24 घंटे में 2828 नए मामले। तो दोस्तों कोरोना वायरस अपडेट, देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2828 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बीते दिन 2685 कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए थे। तो दोस्तों इस लिहाजा से देखा जाए तो आज कोरोना के नए मामलों में 5% का उछाल आया है। बीते 24 घंटे के दौरान 2035 ठीक हुए हैं। तो दोस्तों जिसके बाद कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा 4,26,11,370 पर पहुंच गया है। तो दोस्तों आज एक्टिव केस में 779 मामलों की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद देश में एक्टिव केस की संख्या 17,087 तक पहुंच गई है। तो दोस्तों अब देश भर में कोरोना के 4,31,53,000 से ज्यादा केस आ चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,586 हो गई है। तो दोस्तों पिछले 24 घंटों में 4,74,309 परीक्षण किए गए, जिसके बाद कोरोना के कुल परीक्षण का आंकड़ा 84.97 करोड़ तक पहुंच गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। आईपीएल 2022 फाइनल, राजस्थान रॉयल का हौसला बढ़ाएगी 2008 की विजेता टीम, फ्रेंचाइजी ने दिया स्टेडियम आने का न्योता। तो दोस्तों राजस्थान रॉयल्स फ्रेंचाइजी ने आईपीएल 2022 का फाइनल मुकाबला देखने के लिए अपनी साल 2008 की विजेता टीम को न्योता दिया है। इस टीम के कई खिलाड़ी आज शाम को होने
वाले महामुकाबले को देखने के लिए अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि साल 2008 में आईपीएल का पहला सीजन खेला गया था। इसमें शेन वॉर्न की कप्तानी में राजस्थान रॉयल ने ट्रॉफी जीती थी। तमाम पूर्वानुमान को गलत साबित कर राजस्थान ने आईपीएल का पहला खिताब अपने नाम किया था। तो दोस्तों अब जब इसके 14 साल बाद राजस्थान फिर से आईपीएल फाइनल में पहुंची है तो फ्रेंचाइजी ने इसे खास मौके पर अपनी पुरानी विजेता टीम को स्टेडियम में आने के लिए न्योता भेजा है। तो दोस्तों रिपोर्ट में राजस्थान रॉयल के टीम मैनेजर रोमी भिंडर के हवाले से कहा गया है कि हम सब एक परिवार की तरह है और हम इस सिद्धांत में यकीन रखते हैं कि एक बार फिर जो रॉयल्स में शामिल हुआ वह हमेशा रॉयल का रहेगा। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के सभी सदस्य हमारे जश्न और सफलता में शरीक हो। इस दौरान भिंडर ने यह भी बताया कि उनकी टीम इस दौरान शेन वॉर्न को बहुत मिस करेगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कमर में शिवसेना का बीजेपी पर निशाना, कहा बेरोजगारी बढ़ी, कश्मीर में भी अशांत, लेकिन विश्व का मार्गदर्शन करने वाले पीएम मोदी मौन। तो दोस्तों शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में देश में बेरोजगारी, कश्मीरी समस्या और ज्ञानव्यापी मस्जिद जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना ने सामना के संपादकीय में लिखा है कि देश में बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, पंजाब और कश्मीर अशांत हो गया है और राजनीतिक अलग ही दिशा से भटक रही है। तो दोस्तों देश की नई पीढ़ी किस दिशा में जा रही है, ऐसे समय पर विश्व का मार्गदर्शन करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौन है। तो दोस्तों शिवसेना ने सामना में लिखा है कि हिंदू और मुस्लिम की परवाह किए बिना कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का खून खेल रहा है। जो लोग देश की तरफ है उन्हें खत्म करना आतंकियों की नीति है। घाटी में पिछले 2 महीनों में 12 मुस्लिम पुलिस अधिकारी मारे गए हैं। बीजेपी को केवल एक समुदाय एक धर्म का ही बलिदान दिखाई देता है, यह राष्ट्रीय एकता का लक्षण नहीं है। तो दोस्तों शिवसेना ने कहा कि बीजेपी को केवल एक ही धर्म का बलिदान नहीं दिखाई देता है। देश के लिए बलिदान देने वाले हिंदू का जितना सम्मान होता है उतना ही सम्मान मुसलमानों का भी होना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 1 जून से बैंकिंग और गोल्ड हॉलमार्किंग सहित होंगे ये 6 बड़े बदलाव, इसका आप पर भी होगा असर। तो दोस्तों 1 जून से देश भर में कई बदलाव होने वाले हैं, इनका सीधा असर आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ेगा। तो दोस्तों इसलिए जरूरी है कि नियमों की जानकारी पहले ही अपने पास रखें। दोस्तों आपको बता दें कि 1 जून से बैंक ऑफ बड़ौदा के चेक से पेमेंट करने का तरीका बदलने वाला है। तो दोस्तों इसी के साथ ही 1 जून से 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के साथ अन्य बड़े वाहनों को थर्ड पार्टी बीमा महंगा होने वाला है, यानी अब आपको थर्ड पार्टी बीमा के लिए ज्यादा प्रीमियम देना होगा। इसी के साथ ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने होम लोन एक्सटर्नल बेंचमार्क लैंडिंग रेट को भी 40 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 7.05% कर दिया है, जबकि RLLR 6.65% प्लस क्रेडिट जोखिम प्रीमियम होगा। इसी के साथ दोस्तों सोने की हॉलमार्किंग का दूसरा चरण शुरू होगा। अब 256 पुराने जिलों के अलावा 32 नए जिलों में भी हॉलमार्किंग सेंटर्स खोले जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों एक्सिस बैंक ने सेविंग अकाउंट पर लगने वाले सर्विस चार्ज को बढ़ाने का फैसला लिया है और दोस्तों जून के महीने से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए लेन देन करना भी महंगा हो जाएगा। तो दोस्तों बता दें कि सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की तरह पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमत तय करती है। कीमतों में इजाफा भी हो सकता है और राहत भी मिल सकती है। ऐसे में 1 जून को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है। इससे पहले 1 मई को 19 किलो वाले कॉमर्शियल LPG सिलेंडर 102 रुपए महंगा हुआ था। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। ज्ञानव्यापी की जमीन को लेकर नया विवाद, मस्जिद कमेटी में लगा घोटाले का आरोप। तो दोस्तों ज्ञानव्यापी को लेकर सुनवाई से पहले एक बड़ा विवाद सामने आ गया है। अब मस्जिद की जमीन को लेकर घोटाले की बात कही गई है। आरोप लगाने वाला शख्स मुस्लिम समाज का ही एक बुनकर मुख्तार अहमद अंसारी है। तो दोस्तों बुनकर मुख्तार अंसारी ने अंजुमन इंतजामिया कमेटी पर कई सवाल उठाए हैं। साथ ही कहा है कि 139 साल पहले खसरे के मुताबिक जमीन 31 बिस्वा थी, मगर मौके पर सिर्फ 10.72 ही है। बाकी की 20 बिस्वा जमीन कहाँ गई, ये आवाम को जानने का हक है। ये जमीन घोटाला आखिर कैसे हुआ। तो दोस्तों हालांकि मस्जिद कमेटी की तरफ से आरोपों को बेबुनियाद बताया गया है और कहा गया है कि अंसारी 1883 के जिस खसरे की बात कर रहे हैं उसमें बदलाव हुआ है। 1937 के कोर्ट के फैसले में जितनी जमीन का जिक्र है उतनी ही मौके पर है। तो दोस्तों इस पर मुख्तार ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि अगर ऐसा है तो वह कागजात क्यों नहीं दिखाई देते। उन्होंने कहा कि वह जल्द ही इस मामले को लेकर कोर्ट में एक याचिका दाखिल करने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सपा नेता
आजम खान की तबीयत खराब, सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, दिल्ली के अस्पताल में कराया गया भर्ती। तो दोस्तों समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें बीती रात सीने में दर्द और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जेल से आने के बाद आजम खान ने अपने समर्थकों से कहा है कि वो स्वस्थ नहीं है। उन्होंने इलाज के लिए 2 हफ्ते का समय भी मांगा था। इसके बाद आजम खान अपने बेटे के साथ इलाज के लिए दिल्ली चले आए थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि 27 महीने बाद आजम खान 20 मई को सीतापुर जेल से जमानत पर रिहा हुए थे। सीतापुर जेल में भी आजम की 2 बार तबीयत बिगड़ी थी। दोनों बार उन्हें लखनऊ के मेदांता में भर्ती कराया गया था। पिछले साल मई में भी आजम खान कोरोना संक्रमित हो गए थे। तो दोस्तों यह थे आज के मुख्य समाचार। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। धन्यवाद। जय हिंद।